एहसासों के झूले पर रिश्ते की अर्थी आज एक बार फिर चल पड़ी थी उसी रास्ते पर जिसे 10 साल पहले पीछे छोड़ते हुए हर सुख सुविधा पा लेने की इच्छा की कैदी बनकर दीपक संग फेरे लेने को तैयार हो गई थी। राहुल आवाज़ देता ही रह गया, तान्या मुझे कुछ वक्त और दो, मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते ही तुम्हारे संग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा, मगर मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। राहुल दीपक एक स्थापित डॉक्टर है और मेरे पेरेंट्स की पसंद है। पापा मम्मी से अब मैं इस शादी को कैंसिल करने को नहीं कह पाऊंगी। दीपक और उसके पेरेंट्स मुझसे मिल चुके हैं और दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही यह शादी तय हुई है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। रुक जाओ तान्या प्लीज़, मेरी खातिर। पहली बार उसने राहुल की आंखों में आंसू देखे थे। उसके भीतर अब उन आंसुओं का सामना करने की ताकत नहीं थी और वह वहां से अपने अगले सफ़र की ओर बढ़ गई। 1 महीने बाद डॉक्टर दीपक संग फेरे लेकर एक बैंक कलर की बेटी कई नौकरों चाकरों वाले बंगले में आ गई। आर्थिक संपन्नता का खुला आकाश मन को एक साथ ढेरों पंख लगा देता है और इंसान उन पंखों को फैलाकर उड़ते वक्त यह भूल जाता है कि जिंदगी जीने के लिए ठोस धरातल का भी अपना महत्व है। जब तक इस अनिवार्यता को उसे आभास होता है तब तक वह वक्त काफ़ी पीछे खिसक चुका होता है और अगर कभी ज़िंदगी मेहरबान होकर कोई चांस दे भी दे तो हवा भरे अतीत पर टिका वर्तमान वाला रिश्ता इस मानवीय ज़िंदगी को जी पाने के लिए एक बहाने के प्रयोग सा बनकर रह जाता है। तानिया ने भी शुरुआती दिनों में पंख फैलाकर खूब उड़ान भरी। 20 दिनों का हनीमून और उसके बाद का कुछ महीनों का सफ़र ख्वाबों के पूरा होते यथार्थ के मखमली गद्दे पर बीता। किसी राजमहल की रानी सी तान्या कई नौकरों चाकरों, सास ससुर और हैंडसम डॉक्टर पति के साथ जीवन के मजे ले रही थी। समय के साथ खुशियों के खुमार को भी यथार्थ के धरातल का सामना करना ही पड़ता है। दीपक अपने क्लिनिक में व्यस्त रहने लगे। समय समय पर असिस्टेंट के भरोसे क्लिनिक छोड़कर कई दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। ऐसे वक्त में तानिया बेहद अकेलापन महसूस करने लगी थी। शहर में रहते हुए भी दीपक व्यस्त ही रहा करते थे। तानिया का दिन कैसे बीता इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, पर रात में उनके बिस्तर पर पहुंचते ही तानिया को अपनी दिनचर्या निपटाकर कमरे में मौजूद रहना होता था, वरना अगले कुछ दिन भारी मानसिक तनाव में बीतने तय थे। सोने के बंद पिंजरे में कैद पक्षी की भी खुले आकाश में उड़ने की इच्छा खत्म नहीं हो पाती। यह तो एक इंसान का मन था, एक औरत का मन जो अपनी जिंदगी के काफ़ी पल अपने उस प्रेमी के भावों संग जी चुकी थी, जो उसकी एक चाहत पर मैचिंग दुपट्टा तक के लिए अपना सारा काम छोड़कर खुशी खुशी कई दुकानों के चक्कर लगाया करता था। दूसरी तरफ उसे हर ऐसो आराम देने वाला पति था जिसकी मर्जी के बिना तानिया की जिंदगी का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इसी यथार्थ वाली पटरी पर तानिया की जिंदगी की गाड़ी खिसकती जा रही थी। आगे भी इसी तरह ही सरकती हुई बढ़ती रहती अगर उस शाम सासू जी ने घर आए मेहमान दंपति से मिलवाने के लिए उसे बुलाने हेतु नौकर को उसके कमरे में नहीं भेजा होता। सीढ़ियों से उतरते वक्त जैसे ही तानिया की नज़र मेहमान पर पड़ी उसी पल चौंकने की स्थिति में वह सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर पैर रखना चूक गई और गिरती हुई तानिया को बेहद फुर्ती से उठाकर उस मेहमान ने संभाल लिया। भाभी जी जरा संभल कर, आपको मोच आ गई तो मेरे भैया और मौसा जी को भी तकलीफ होगी, अपना ख्याल रखिए। मुस्कुराते हुए वह अपनी जगह जाकर बैठ गया। बहू यह राहुल है, मेरी बहन का बेटा। दीपक की शादी में नहीं आ पाया था। कुछ महीने पहले ही इसने अपने साथ जॉब कर रही इस प्यारी सी रूही से शादी की है। अब इसका यहीं फरीदाबाद में तबादला हुआ
हुआ है। इसी बहाने अब राहुल कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाला करेगा। क्यों रूही बहू, आने तो दोगी ना हमारे राहुल को हमसे मिलने? रूही की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए ममता जी ने कहा, क्यों नहीं मौसी जी, बड़ों का सानिध्य तो छोटों के लिए आशीर्वाद होता है। आप कहें तो मैं रोज राहुल को लेकर आप लोगों से मिलने आ जाया करूंगी। कहते हुए रूही ममता के गले लग गई। रूही की इतनी जल्दी मिक्सअप होने के हुनर पर तान्या को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह आज तक अपनी सास से इस कदर बेतकल्लुफ नहीं हो पाई थी, जबकि ममता जी बेशक एक अच्छी सास कही जा सकती थी। रात का खाना खाकर राहुल और रूही अपने घर चले गए, परंतु जाते जाते तान्या के ऊपर से शांत दिख रही जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर मार गए। उस रात दीपक संग नितांत निजी पलों में तान्या की सोच पर राहुल छा चुका था। सीढ़ियों से फिसलते वक्त राहुल का उसे थाम लेना उस पुराने भावों को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी था। एक रात का यह सिलसिला कई रातों के साथ अपना याराना बढ़ाते हुए तान्या की जिंदगी पर अपना वर्चस्व कायम करता जा रहा था। यह समाज की सोच भी बड़ी अजीब है, जिसमें सुचिता का मानक बस शरीर हुआ करता है और उन नितांत निजी पलों में मानसिक समर्पण का कोई मानदंड नहीं बन सका है। आज तक तान्या भी बिना मानक वाले उसी सफ़र पर आगे बढ़ती जा रही थी और जीवन अपना रास्ता तय करता जा रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि रूही अपने भाई की शादी में 10 दिनों के लिए लुधियाना जा रही है और इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलने की वजह से राहुल शादी के दिन ही वहां पहुंचेगा। राहुल, इस बीच तुम खाना यहीं आकर खा लिया करना, यह ममता जी का फरमान था। नहीं मौसी, मेरा लंच ऑफिस कैंटीन में होगा और डिनर के लिए रूही मेड को बोल कर जा रही है। वह शाम को डिनर तैयार करके चली जाएगी। वैसे भी दिन भर का थका हारा आने पर यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। एक संडे मिलेगा, उस दिन मेड को भी छुट्टी देकर खुद अपनी पसंद का खाना बनाऊंगा, राहुल ने मुस्कुरा कर कहा। समय का अनवरत चलना उसकी नियति है। वह संडे भी आया जब डोर बेल की आवाज़ पर राहुल ने दरवाज़ा खोला। 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोए हो। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे लिए आज का खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हारी पसंद की हर चीज़। तान्या ने राहुल के हाथों को चूमते हुए बड़े प्यार से कहा। यह क्या कर रही हो आप? भाभी जी, आप मेरे बड़े भाई की ब्याहता हैं। एक सम्भ्रात खानदान की प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण पिलर हैं आप। उसे मटिया मेट करने की कोशिश मत कीजिए। राहुल की आवाज़ में एक टीसता सा दर्द था। भले ही आज मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर इससे हमारी वह फीलिंग ख़त्म तो नहीं हो जाती जो हमने साथ में जी थी। उस वक्त आपकी इस फीलिंग का क्या हुआ था जब आप मेरी गुहार को लात मारते हुए आगे बढ़ गई थी? अब भूल जाओ ना उन बातों को, तुम सदा रूही के ही बनकर रहना, परंतु इस तरह अपमानित तो मत करो मुझे। मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा, आपकी वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ कि आप एक ब्याहता हैं और एक शादीशुदा मर्द के साथ अकेले उसके घर में मौजूद हैं, यह जानते हुए कि उसकी पत्नी अभी घर में नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप घर से क्या झूठ बोल कर आई हैं, क्या बहाने बनाकर निकली हैं आप अपने घर से? राहुल, एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं ना हम? नहीं, अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। जो महिला एक कमाऊ पति के लालच में अपने प्रेमी को छोड़ सकती है, जो अपने ससुराल में बिना बताए अपने प्रेमी से मिलने जा सकती है, उसकी पत्नी की गैर हाजिरी में ऐसी औरत पर विश्वास नहीं कर सकता। राहुल, प्लीज चुप हो जाओ, इस तरह से शब्दों के तीर मत चुभाओ और यह आप कहना बंद करो। सच इतना ही कड़वा लग रहा है तो आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। शायद आपको समझ नहीं आए, इसके बावजूद आपको बता दूं कि मेरे लिए शादी एक परंपरा से बढ़कर और भी बहुत कुछ है, जो दो इंसान के साथ साथ दो परिवारों को एक ऐसे
प्रेमिल धागे में बांधती है, जिसके भाव से लबरेज होकर हम इंसान अगले 7 जन्मों के लिए उसी जीवन साथी को पाने की बातें करने लगते हैं। विश्वास पर टिके इस रिश्ते को भावना और कर्तव्य नामक मोतियों से गूंथा जाता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दिल से ज़्यादा दिमाग की सुननी चाहिए। कानूनी मान्यता मिले इस रिश्ते में दुख और सुख दोनों का सामना मिलकर करने से जिंदगी कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। और इस सफ़र में अब रूही मेरी हमकदम है, आप नहीं। तानिया राहुल की बातें सुनते हुए अपमानित सी होकर पत्थर की बूंद सी बन चुकी थी। राहुल ने आगे कहना शुरू किया, मैंने शादी के पहले ही रूही को अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दिया था और सब कुछ जानने के बाद उसने शादी के लिए हामी भरी थी। मुझे नहीं लगता कि तुमने दीपक भैया को अपने पूर्व संबंध की बात बताई होगी। अपने मन के चोर को पुरुष मानसिकता द्वारा नहीं स्वीकार किए जाने वाले खोखले तर्क से ढकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सच की बुनियाद पर खड़े रिश्ते तुलनात्मक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। अगर कोई पुरुष अपनी होने वाली पत्नी के पूर्व संबंध को सहज स्वीकार नहीं कर पाए तो वह रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूटना बेहतर। पर तुम्हें तो डॉक्टर दीपक से शादी करनी थी और तुम अपने पूर्व प्रेमी की बात बताकर इस रिश्ते को खोने का खतरा मोल लेने वालों में से नहीं हो, इतना तो मैं तुम्हें समझता ही हूँ। और हाँ, अब एक आखिरी बात, मैंने और रूही दोनों ने एक दूसरे के पूर्व प्यार को जानते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया है और इसमें अब किसी तीसरे का प्रवेश वर्जित है। क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं राहुल, अब मुझे कुछ नहीं कहना। तुम दोनों एक दूसरे का साथ भरपूर जियो, बस यही कहना है। डबडबाई हुई आंखों से तान्या अपने उस प्रेम को अंतिम विदाई देते हुए अपमान के इस ताप को सहन कर गई। एक संबंध को खत्म करने की कोशिश में दरवाजे से बाहर तो निकल गई, परंतु क्या सच में किसी संबंध को खत्म कर पाना इतना आसान हो पाता है? तान्या के दरवाजे से निकलते ही राहुल ने अपनी डबडबा चुकी आंखें पोंछी और सोफे पर निढाल सा पसर कर बुदबुदाया, तान्या काश तुमने उस वक्त अपनी राहें नहीं बदली होती। मैंने इस रिश्ते को तो मार दिया, परंतु अपने उन एहसासों को कैसे मारूं जो बस तुमसे जुड़े हुए हैं। एहसासों के झूले पर सवार इस रिश्ते की अर्थी को ताउम्र कैसे ढो पाऊंगा मैं? कहते हुए राहुल दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक कर फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी वो आप सब ज़रूर कमेंट करके बताएं।